हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में जो है हम बायोलॉजी के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है बायोलॉजी की। तो फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ से जो है वो ये लेक्चर को जो है वो देख सकते हैं। और इसमें जो है वो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये वीडियो जो है वो किसी भी मतलब कि इस तरह से होता है कि कुछ टीचर्स जो हैं वो कोचिंग के हिसाब से पढ़ा रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि कोचिंग के हिसाब से भी आप लोगों को जो ये जो टॉपिक कवर हो जाए, और कोशिश ये भी होगी कि एंट्री के हिसाब से भी जो है वो बहुत सारी ऐसी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होती हैं, वो भी जो है आपको इसमें जो है वीडियोस में मिलती रहे। ठीक है। तो मेरी तकरीबन जो बायोलॉजी की वीडियोस होंगी वो थोड़ी सी डायग्रामेटिकली होंगी, मगर कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जिसमें कोई भी डायग्राम नहीं होगी। वो जस्ट थ्योरी बेसिस के हिसाब से होंगी। मगर जो दूसरी टॉपिक्स हैं, मतलब कि जैसे क्लोनिंग है और दूसरे भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि लॉजिकल हैं, तो उनकी मेरी पूरी कोशिश होगी कि डायग्रामेटिक वे के हिसाब से ही जो है आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है। तो पहले हम जो है वो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो ब्रांचेस वगैरह की होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के बारे में। अच्छा, बायोलॉजी की डेफिनेशन का क्या मतलब है यहाँ पे। देखिए, बायो, इसमें दो लफ्ज़ हैं, बायो एंड लॉजी। ठीक है। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। मतलब कि स्टडी ऑफ लाइफ भी हम जो है वो इसकी नॉर्मल डेफिनेशन ये है कि टू स्टडी ऑफ द लाइफ। ठीक है, बायोलॉजी की सिंपल डेफिनेशन, इसमें कोई खास बात नहीं लिखी हुई। सही है। अब हम आते हैं कि इसके फीचर्स वगैरह पे हम जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये फीचर्स किसी इंसान, मतलब कि किसी भी जानदार में ना हो, मतलब कि चलो जानदार नहीं कह सकता मैं, किसी भी ऐसे, चलो मैं ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेता हूँ एक लफ्ज़। अगर ये किसी भी एक ऑब्जेक्ट में ये चीज़ें नहीं है, ठीक है, ये एट जो है वो करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स वगैरह नहीं है, तो वी कैन नॉट से कि वी कैन नॉट कंसीडर टू बी अलाइव। ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो है वो थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि बायोलॉजिस्ट का क्या सिंपल मतलब है। बायोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो कि बायोलॉजी में कोई भी ऐसी मतलब चीज़ आ जाए, या कोई इंडिविजुअल हो, सेल हो, या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, इसकी कोई भी रिसर्च हो, उसके मतलब कि उसके बारे में हम रिसर्च कर रहे होते हैं। ठीक है। तो हम जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो साइंटिस्ट जो कि क्या करते हैं कि कंडक्ट करते हैं रिसर्च को इन दी बायोलॉजी। ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ हो कि वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, लिविंग है, तो हम उस पर जो है वो रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है। और दे आर इंटरेस्टेड इन दी स्टडिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, वेदर इंडिविजुअल सेल हो, बैक्टीरियल सेल कह सकते हैं, या फिर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। ज़रूरी नहीं है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस हो या फिर कोई दूसरे मतलब के ऑर्गेनिजम्स हो। प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे इस अर्थ पे कोई और भी जो है ऐसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो रहते हैं, तो हम उसको भी जो है वो, उस पर भी जो है वो बायोलॉजिस्ट जो है वो रिसर्च जो है वो कंडक्ट करते हैं। ठीक है। तो हम जो है पहले स्टार्ट करते हैं अब इसके जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हो। करेक्टरिस्टिक्स जो है बेसिकली क्या चीज़ है। करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि फीचर्स करेक्टरिस्टिक्स, ये टोटल 8 करेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, 8 करेक्टर अगर ये प्रेजेंट हैं किसी भी, मतलब कि मैं जस्ट ऑब्जेक्ट को उसका नाम मतलब लूँगा, अगर किसी में भी है तो हम उसको क्या कहेंगे, दे आर कंसीडर्ड टू बी अलाइव। ठीक है। तो फर्स्ट जो है क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल ये मतलब है कि सेलुलर एक फ्रेमवर्क जो है पूरे इंसान का या फिर किसी एनिमल का, या फिर कोई एक चलो फ्रेमवर्क तो नहीं कह सकता मैं, मल्टी सेलुलर में, सॉरी सिंगल सेलुलर में जैसे जो है वो बैक्टीरिया वगैरह आएगा, तो उसमें बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या मतलब कि उसमें जो है वो मतलब कि रिएक्शंस वगैरह हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि सेल इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। अब उसमें हम कैटेगरीज दो आती हैं, एक तो यूनिसेलुलर आता है, दूसरा जो है वो मल्टी सेलुलर आता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो एक ट्विस्ट है इस बात में कि यूनिसेलुलर तो चलो समझ में आता है कि एक सिंगल सेलुलर है, मगर हाउ द यूनिसेलुलर इज़ फॉर्म्ड इनटू द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ये एक डिस्कवरी थी जो कि अभी तक जो है वो वैलिड नहीं है। साइंटिस्ट जो है इन पर जो है मुख्तलिफ जो है वो हाइपोथेसिस देते हैं कि यूनिसेलुलर जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से इवॉल्व हुआ, किस तरह से नहीं हुआ। ठीक है। तो मुख्तलिफ थ्योरीज है, मगर आज तक कोई भी ऐसी
डिस्कवरी ऐसी नहीं है जिसको हम जो है वो एक्सेप्ट कर सके कि हाँ कि यूनिसेलुलर जो है इस तरह से जो है वो मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, तो जब दूसरे चैप्टर्स आएंगे तो उनमें मैं आपको जो है वो ये चीज़ें क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, जो मुख्तलिफ हाइपोथीसिस है। तो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया आता है और मल्टी सेलुलर में क्या है, ह्यूमन्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज में चीज़ें आ रही हैं। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक है, उसके अलावा क्या है, रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे मैंने बताया कि यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है और मल्टी सेलुलर ये जो है वो ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स है। अगर उनमें तीनों मतलब इन दो कैटेगरीज में अगर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है, मतलब कि दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस, तो जो है इनकी ऑफ स्प्रिंग जो है वो डेवलप होंगे। अगर इनमें नहीं है तो डार्विन वैसे ही कहता है, डार्विन की थ्योरी है कि अगर कोई भी फिटेस्ट इंडिविजुअल है, अगर वो अकॉर्डिंगली टू द एनवायरनमेंट जो है वो सर्वाइव कर रहा है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वो फिर अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है ना वो एडाप्ट खुद को कर लेगा। ठीक है, वो कभी भी जो है वो उसकी डेथ नहीं होगी, कभी भी जो है वो एक जंग होती है ना, जंग के मैदान में कोई हार जाता है, जो कमज़ोर होता है, जो ताकतवर होते हैं, वो जो है जीत जाते हैं। ठीक है, इस तरह से कि अगर उनमें एबिलिटी है तो वो अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंट वो सर्वाइव कर लेंगे और रिप्रोड्यूस भी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है पासिंग डाउन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, अब देखिए यहाँ पे सिंपल मैंने कुछ क्रोमोसोम बनाए हुए हैं। एक ये क्रोमोसोम है, दूसरा जो है वो ये क्रोमोसोम है, ये फादर से है और ये मदर से है। देखिए, पासिंग डाउन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, मैं अब जो नॉर्मली जो है फीमेल सॉरी फादर और मदर की बात करता हूँ कि मदर का क्रोमोसोम है, ये फादर का क्रोमोसोम है। अब जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो आप लोगों जो है वो इस तरह से जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं कि ये जो है फादर पे इनकी जो है वो ये कुछ चीज़ें जो है मतलब आईज़ वगैरह या फिर हैंड्स वगैरह, उनके शेप्स वगैरह कि वो फादर पे गए हैं या फिर मदर पे गए हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से उनके ट्रेट्स जो है वो क्या होते हैं, ये मैंने दो चीज़ें बनाई हुई है। एक तो जो है ये जीन, ये दूसरा जो है ये जीन। अगर ये जो है ट्रेड्स क्या होंगे, ये इक्वली जो है वो डिवाइड होंगे इस तरह से। ठीक है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है फादर और मदर से, तो ये बेबी के क्रोमोसोम पे आ गया, मतलब कि उसके करेक्टरिस्टिक्स या उसके जो है वो हेरिडिटी मटेरियल पे आ गया, तो डीएनए में आ गया। तो जो वो बच्चा पैदा होगा तो उसके करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल उसके फादर और मदर पे जो है वो मैच होंगे। ठीक है, तो ये होते हैं जस्ट रिप्रोडक्शन के। अच्छा, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में देखें, मेटाबॉलिज्म का सिंपल ये मतलब है टू ब्रेक डाउन। ठीक है, सिंपल ये मतलब है टू ब्रेक डाउन। ठीक है, अब ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन से आपकी बॉडी में, आपके सेल्स में जो है वो प्रोसेस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है फर्स्ट जो है वो सेलुलर बेसिस पे हो रहे होते हैं चीज़ें के, जिससे ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस मतलब ये भी एक प्रोसेस है। ठीक है, तो वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें एटीपी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। दूसरे भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो ब्रेक डाउन होते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि अगर मैक्रो लेवल पे हम देखें, माइक्रो लेवल पे तो यही है रिएक्शंस, मैक्रो लेवल पे हम देखें तो ये डाइजेशंस वगैरह जो है वो अकर हो रही होती है। मतलब कि जस्ट ये कह दूं कि एंजाइम्स वगैरह कुछ इन्वॉल्व होते हैं, तो वो जो है इन हम जो फूड वगैरह कंज्यूम करते हैं, इंजेस्ट करते हैं बॉडी में, तो कुछ जो है वो एंजाइम्स जो है पर्टिकुलर एंजाइम्स वो क्या करते हैं, फूड पे आके जो है वो रिलाई करते हैं उन पे, मतलब कि रिलाई करते हैं उन पे आके, उनको जो है वो डाइजेस्ट करने में जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर वो डाइजेशन नहीं होगी तो हमें, मतलब कि हमारे अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ना, उनकी वजह से ही जो है हमें, मतलब कि हमारे बॉडी में डाइजेशन वगैरह जो है वो होती हैं। अगर वो ना हो तो डाइजेशन कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उस इंसान को अगर एंजाइम्स नहीं है तो उसको कॉन्स्टिपेशन का जो है वो इश्यू हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, होम्योस्टेसिस पे। होम्योस्टेसिस का सिंपल ये मतलब है स्टेडी द सेम। स्टेडी द सेम मतलब कि अकॉर्डिंगली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो, एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट कोई भी ऐसा है जो कि इम्पैक्ट कर रहा है इंटरनल इन्वायरमेंट पे ही। ठीक है, अगर वो सही है तो अकॉर्डिंग टू दी एक्सटर्नल टू इंटरनल इन्वायरमेंट वो क्या होगा कि इंटरनल इन्वायरमेंट भी अकॉर्डिंगली वैसे ही रेगुलेट होगा। फॉर सपोज कि मैं ये कहूँ कि चलो कोई बैक्टीरिया जो है अगर हमारी बॉडी में आ गया,
ठीक है। हमारी बॉडी में आने के बाद उसके बाद जो है हमारा जो हीमोस्टेटिक ऑर्गन जो है, या फिर यूँ कहते हैं कि एक पार्ट है हमारा जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, तो वो कंट्रोल करता है इन चीज़ों को, ताकि अगर कोई बैक्टीरिया आ गया है तो मैं जो है अपने बॉडी का जो है टेम्परेचर वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँ। बॉडी का टेम्परेचर सिंपली इंक्रीज़ होगा तो बैक्टीरिया के लिए वो एनवायरनमेंट जो है वो फेवरेबल नहीं होगा, बैक्टीरिया उसमें डेड हो जाएंगे। ठीक है। तो वेरी करता है कि अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट जैसा भी हुआ, तो वो रेगुलेट करते हैं इंटरनल मैकेनिज्म्स को ही। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट को ही। जैसे कि यहाँ पे है, देखो टेम्परेचर है, हार्ट रेट है, और क्या है, ब्लड शुगर है। तो ये ब्लड शुगर भी अगर हम देखें एक्सटर्नली, हम तो जो है वो शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, शुगर कंज्यूम करेंगे ज़्यादा जो है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट में ब्लड ग्लूकोज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो रेगुलेशन जो है वो होती है। ठीक। इसके अलावा हेरिडिटी है। अब देखें, प्रोसेस ऑफ पासिंग डाउन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू पेरेंट्स। अब मैंने पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। अब देखें, मैंने यहाँ पे यही कहा था कि फादर और मदर का जो है वो एक पर्टिकुलर जीन्स है जो कि ट्रांसफ़र हो रही है, किस में हो रही है, बेबी में। तो ये सिंपली हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि इंफॉर्मेशन रखता है फादर की और मदर की, और वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं किस में, बेबी में। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन वो भी जो है बेबी में वही सलाहियतें होती हैं, वही जो है वो खासियतें, वही फिजिकल अपीयरेंस आपको जो है वो नज़र आती है जो कि उनके फादर और मदर की होती है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, अब जैसे कि मैं सिंपल ये बात कहूँ कि हम बाहर बैठे हुए हैं या कहीं पे भी हैं, ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल जो है वो स्टिमुलाई हमारी स्किन को जो है वो टच कर रहा होता है, या फिर कोई मतलब हमें फीलिंग होती है ना एक, तो वो हम सेंस कर रहे होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सेंस, तो फिर क्या होता है कि ब्रेन उस हिसाब से जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड फिजिकली टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, शिवरिंग हो, स्वेटिंग हो। तो अब देखें, अब गर्मी होगी तो जाहिर सी बात है कि स्वेटिंग तो होगी। ठीक है। और अगर ज़्यादा जो है वो ठंड है तो हम शिवर भी कर रहे होंगे। अगर हमें जो है फीवर है, हम फीवर में भी शिवरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो भी हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारी बॉडी पे जो है वो मतलब कि इम्पैक्ट रखता है, हम अकॉर्डिंगली उस हिसाब से जो है वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, हम बिहेव करते हैं उस हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ का सिंपल ये मतलब है कि इंक्रीज इन साइज, मगर ये साइज इंक्रीज तो होगी, मगर ये क्या होगी कि ये रिवर्सिबल नहीं होगी, इरिवर्सिबल होगी। इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज, हमारा जब भी जो है वो हाइट बढ़ती है तो वो कभी जो है वो फिर से कम नहीं हो जाती, मतलब कि रिवर्स नहीं होती ना, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है। इसके बाद आता है क्या, जैसे कि बैक्टीरियल सेल ग्रोइंग कर रहा है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के थ्रू। ठीक है। तो इसके अलावा जो है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किस तरह से है कि देखें, हम जो है ह्यूमंस की मैं अगर बात करूं, तो ह्यूमंस में आप लोगों को वैसे ही पता है कि जब भी जो है वो एज के हिसाब से जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो चेंजेस वगैरह आती रहती हैं। ठीक है। हम छोटे होते हैं तो प्यूबर्टल चेंजेस नहीं होती, हम जब जो है वो बड़े हो रहे होते हैं तो मेल की बात करूँगा तो तकरीबन जो है वो 14 या 15 ईयर्स तक जो है जो उसकी एज होती है तो वो उसकी प्यूबर्टल चेंजेस जो है वो आ रही होती हैं। अगर इससे कम है तो वो डेवलप अभी नहीं हो रही होती। मगर फीमेल की बात करूँ तो तकरीबन 12.8 ईयर्स की जब होती है, मतलब कि चलो अप्रॉक्सीमेटली 13 ईयर्स की जब होती है, तो उसमें वो फुली जो है वो डेवलप हो चुकी होती है प्यूबर्टल चेंजेस। मगर प्यूबर्टल चेंजेस उसको शुरू जब होती है ना, वो तकरीबन जब 8 या 9 साल की होती है ना, तब से उसकी प्यूबर्टल चेंजेस जो है वो आ रही होती हैं। ठीक है। मगर वो फुली डेवलप्ड हो जाती है 13 ईयर्स तक। ठीक है। हाँ। उसके बाद जो है हम आते हैं जो है एडाप्टेशन थ्रू दी एवोल्यूशन। अब एडाप्टेशन टू दी एवोल्यूशन का सिंपल ये मतलब है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, कि ऑर्गेनिज्म अगर जो है वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट जो है वो, मतलब कि एनवायरनमेंट भी उसके लिए फेवरेबल है, और वो जो है ऑर्गेनिज्म जो है उस एनवायरनमेंट को जो है वो झेल पा रहा है। ठीक है। तो वो सरवाइव कर लेगा और रिप्रोड्यूस भी कर लेगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बेटर एडाप्टेशन भी रख सकता है। ठीक है। जैसे कि हम पाकिस्तानी हम कह सकते हैं कि हमारे हमारे मुल्क में जो है वो लोड शेडिंग है, मतलब कि गैस का मसला है, गैस की लोड शेडिंग है, पानी का मसला है। तो हम इनके अकॉर्डिंगली हमने खुद को जो है वो इतना इन्वॉल्व कर लिया है कि हमें जो है
अगर ये चीज़ें जो है वो फुलफ़िल नहीं होती हैं तब भी हम जो है वो गुज़ारा कर लेते हैं। इस हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम ना कर पाएँ तो ऑब्वियसली जो है हम जो है वो हम तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे ना। तो इस हिसाब से ये कह रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, तो हम जैसे अडाप्टेशन कर रहे हैं उस हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म है वो भी अडाप्ट कर रहा होता है खुद को, वो सर्वाइव कर रहा होता है और रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर तो समझ में आ गया होगा। अगर इसमें फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई भी जो है वो एमकेट का मतलब कि एमकेट रिलेटेड पॉइंट्स होंगी वो मैं ज़रूर जो है हर लेक्चर में ऐड करूँगा। मगर ये जस्ट जो है वो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन है, मतलब कि एमकेट के हिसाब से इंट्रोडक्शन तो वैसे आती नहीं है। मगर जो फर्स्ट टाइम जो है वो लेक्चर देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए जो है ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चाहे तो इस लेक्चर को जो है वो आराम से देखकर, कोई भी अगर इसमें फिर भी कन्फ्यूजन है तो मुझसे कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।